नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 7 फरवरी के दिन उत्तराखंड में एक भयावह आपदा आई है। नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है। ठीक है, ये जगह पड़ती है तपोवन रानी, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये खास तौर से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट नंदा देवी ग्लेशियर के लिए, ये दोनों मतलब नंदा देवी ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, प्लस ये फेमस है फ्लावर वैली के लिए। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे आप कभी ट्रिप करने जाएं तो आप ट्रैकिंग जब करेंगे ना, तो आप जिस रास्ते पे जाएंगे तो दोनों ओर आपको बढ़िया खूबसूरत प्राकृतिक फूल, मतलब ऐसे फूल मिलेंगे जो सिर्फ नंदा देवी में ही मिलते हैं। ठीक है, आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दुखद घटना हुई है विगत 7 फरवरी के दिन पूरा नंदा देवी ग्लेशियर। एक बात मैं थोड़ी कहूँगा कि वीडियो लेट बनाने का एक रीज़न था, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, इसमें जो जितने भी टीचर्स ने बात की ना, वो बेसिकली ज्योग्राफिकल में ज़्यादा घुस रहे हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट मान सकता हूँ, ठीक है, एक दो पेपर में पूछ दिया, वनडे एग्जाम में कभी पूछ दिया, लेकिन आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा अदर व्यू देखने पड़ेंगे। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि जो साल में जो न्यूज़ सबसे पॉपुलर होगा ना, उसको देखेंगे नहीं, लेकिन उसका सराउंडिंग जो घूमता रहेगा उसको देखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में हम तो डिटेल में बात करते हैं। मैं विनय गौतम आपका एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। और एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके वनडे एग्जाम या जो आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए, तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब उत्तराखंड आपदा जो हुई है, ये हुई है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एक तपोवन रानी एरिया है, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहे। यहां क्या हुआ है, नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है, इसका एक टुकड़ा। ग्लेशियर क्या होता है कि एक हिम का एक बहुत बर्फ की सिल्ली कह दो, बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली है, जो एक प्रकार से तैरती है, चाहे पानी के ऊपर हो चाहे बड़े शिखर के ऊपर हो। इनके नीचे क्या है, पानी का एक सोर्स होता है। ठीक है, ये उनके ऊपर तैरती रहती है, तो ये कभी भी ब्रेक होता है। तो अब एक बात बताना चाहूंगा, ब्रेक क्यों हुआ। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। चाहे आप अमेजन की आग देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी है वो देख लें, और चाहे ये उत्तराखंड वाला। ऐसा ही जून 2013 में केदारनाथ में हुआ था, उत्तराखंड में जो स्थित है, बादल फटा था, है ना, जो आपको अच्छे से याद होगा। उसके ऊपर मूवी बन चुकी है। और अगर आप देखते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, यहां पे क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इस पे हम जो हमारा तपोवन रानी एरिया जो नंदा देवी ग्लेशियर उस पर थोड़ा एरिया वाइज नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, ये चमोली तपोवन एरिया है ग्लेशियर। इसमें क्या हुआ कि जब ग्लेशियर बस्ट हुआ, ठीक है, एक नदी है ऋषि गंगा, जो आपकी ऋषि कुंड से निकलती है, जो तपोवन रानी एरिया में ही स्थित है, ऋषि गंगा। इसमें क्या हुआ कि ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा आके गिरा, नीचे आने पे इसका तापमान पिघला, और वो जब पानी बना तो वो एक भयावह जल सोर्स के तौर पे बन गया, जो ऋषि गंगा जब जाके मिलती है धौली गंगा से। धौली गंगा, जहां आपको दिख रहा है ये गंगा नाम कॉमन आ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए ये गंगा की सहायक नदियां हैं, है ना। तो मतलब गंगा यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ रहे हैं आप। अब ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करें तो गंगा रिवर को अच्छे से पढ़ लेंगे आप, चाहे वो सफाई वाले उसके प्रोजेक्ट चल रहे हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो आप गंगा नदी पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बैक टू टॉपिक। अब ऋषि गंगा में जलस्तर जब बढ़ेगा तो धौली गंगा का अपने आप जलस्तर बढ़ेगा। ठीक है, अब धौली गंगा जिन जिन नदियों से मिल जाती है, ये उनका जलस्तर बढ़ेगा, मतलब बेसिकली गंगा रिवर का जलस्तर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ऋषि गंगा और ये धौली गंगा में जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, इन पे कितना असर पड़ेगा। जब वाटर लेवल राइज होगा तो जितने भी पावर प्रोजेक्ट है, जो डैम बनते हैं, ठीक है, उन पे भार बढ़ेगा। ठीक है, भार बढ़ेगा तो उनकी जो क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी, है ना, या फिर ओवरफ्लो होंगे, या फिर डैम ही कमजोर होकर टूट जाएगा। ठीक है, तो
अब देखते हैं कि ऋषि गंगा धौली गंगा में कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऋषि गंगा में पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जो उसी नाम से ही है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ये लगभग 130 मेगावाट के आसपास मेरे ख्याल से इस पे पानी का काम मतलब चल रहा होगा। ठीक है, मतलब बिजली बनाई जा रही है, 130 मेगावाट के आसपास की बिजली बनाई जा रही है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 130 फिक्स ही है। ठीक है, इसके बाद ये तो पहला पावर प्रोजेक्ट हो गया जो ऋषि गंगा पे ही स्थित है। ठीक है, अगला पावर प्रोजेक्ट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा। आप मेरे ख्याल से आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नीचे साथ दिखेगा नहीं आपको, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा। तो मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं। अगला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वो तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा मैं ऊपर लिखूंगा तपोवन विष्णुगढ़, मेरे ख्याल से विष्णुगढ़ ही नाम है उसका। ठीक है, आप एक बार चेक कर जरूर करना, विष्णुगढ़ ही है ना। तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रन ऑफ रिवर है। मतलब रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है यहां पानी का स्टोर ज्यादा नहीं करते, मतलब पानी लगातार फ्लो होता रहेगा, मतलब बिजली बनाना ही सिर्फ काम होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग 530 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है यहां पे। ठीक है, ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इफेक्टेड हुए हैं इस ग्लेशियर बर्स्ट से। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब हमने जैसे आपको रिमाइंड कराया, ठीक है, कि गंगा रिवर यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। इनमें अदर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो अलकनंदा और नंदाकिनी के आसपास, मतलब उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज देखते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, धौली गंगा का उद्गम, धौली गंगा का उद्गम, ठीक है, ये उद्गम कहां से हो रहा है? वासुधारा लेक है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके लिए एक नोट डाउन कर लें, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी लेक है, इंडिया की नहीं, उत्तराखंड की। ठीक है, ये है वासुधारा लेक, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, धौली गंगा। अब ऋषि गंगा मिलती है किसमें? धौली गंगा में। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट आ गया ये, हम ऊपर लिखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ऋषि गंगा की बात हम कर चुके हैं जिसमें जल स्तर बढ़ा है, वो मिलेगी किसमें? धौली गंगा में। ठीक है, मतलब ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा तो धौली गंगा का जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब धौली गंगा किसमें मिल रही है? धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा में। अलकनंदा, अब आप समझ जाओगे कि हम गंगा के पास जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अलकनंदा मिलती है। ठीक है, कहां मिलती है? ये आपकी मिलेगी विष्णुप्रयाग में। ठीक है, अब आपको ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, विष्णुप्रयाग का नाम इंपॉर्टेंट हो रहा है यहां पे। अगर आप पीसीएस के या यूपीएससी के छात्र हैं, ठीक है, तो ये वाले नाम अब आपको इंपॉर्टेंट होंगे। कौन सी नदी कहां मिल रही, किस एरिया में मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऋषि गंगा मिली धौली गंगा में, धौली गंगा मिली अलकनंदा में। कहां मिली? विष्णुप्रयाग में। ठीक है, अब अलकनंदा अलकनंदा चलता रहेगा। ठीक है, अब सारी नदियां अलकनंदा मिलती जाएंगी। अब अलकनंदा में अगर नंदाकिनी मिल जाती है, नंदाकिनी, ठीक है, अभी भी अलकनंदा ही बनेगी। ये सब अलकनंदा चलता जाएगा, उसमें अलग अलग नदियां जुड़ती जाएंगी। ठीक है, अलकनंदा मिलेगी कहां पे? अलकनंदा मिलेगी नंदप्रयाग में। ठीक है, ये नाम अब आप नोट, जितने ही प्रयाग हैं, नॉर्मली क्या पूछेगा? इनका सीक्वेंस पूछ देगा। मैं अभी सारे प्रयाग का नाम लिखूंगा, कौन सी नदी किस जगह मिलेगी। ठीक है,
तो आप ये नाम याद रखेंगे कि ऊपर से कभी पेपर पूछेगा कि इनका सीक्वेंस क्या है, ऊपर से नीचे या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर या नीचे से ऊपर, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। मेरा सीक्वेंस जा रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, आप इसको हमेशा नोट करते रहें। अगली अलकनंदा, ठीक है, अब अलकनंदा ही चलेगी, है ना। इसमें अगली नदी मिलेगी, अलकनंदा में अगली मिलेगी पिंडार, ठीक है। अलकनंदा में अगली नदी मिलती है पिंडार, ये मिलेगी आपकी कर्णप्रयाग में शायद, हाँ मेरे ख्याल से, हाँ कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर से अलकनंदा आएगा, ठीक है। अलकनंदा के में ही कौन सी नदी मिलेगी, अलकनंदा में एक ही नदी, अलकनंदा में अगली नदी मिलती है मंदाकिनी, ठीक है। ये मिलेगी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा, अब मैं इसको लाऊंगा ऊपर, ठीक है। आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वनडे एग्जाम वाले जो हैं, तो मेरे ख्याल से इस साल पेपर में जब कोई भी किसी भी स्टेट में है या फिर कोई पेपर दे रहे हैं तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको वैसे मैंने बताया कि न्यूज में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा वो उससे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग जो होगा उससे पूछेगा, ठीक है। तो अलकनंदा में अभी अलकनंदा ही चल रही है, अलकनंदा में आखिरी नदी मिलती है भागीरथी, जो बनाती है गंगा, ठीक है। ये मिलकर बनाएगी गंगा। भारत की जीवन रेखा कह लीजिए, पवित्र नदी कह लीजिए, आपको पता है गंगा के बारे में, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। तो हमारे विष्णु भगवान हो गए, उनके बेटे नंद हो गए, कर्ण हो गए, रुद्र हो गए और देव हो गए, ठीक है। तो ये आपको चाहे इनका आपको एक चीज आपको कहूंगा, आप हम लोग हमेशा कोड दूसरे से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई एक पकी पकाई खिचड़ी बना के दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप अगर कोई दूसरा बना के देगा कोड तो आप भूल जाएंगे। आप अपने से कोड बनाइए, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अगर आप खुद से कोड बनाते हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए, चाहे ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इसका कोड आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। मेरे लिए क्या होगा, मैं अपने लिए बनाऊंगा, या मेरे दोस्त जितने वो अपने लिए बनाए ज्यादा ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ टाइम फायदा करेगा। तो आप ये नाम नोट कर लें जितने प्रयाग हैं, और इलाहाबाद का तो प्रयागराज को पता ही है ना, उसको भी आप लास्ट में लिखेंगे यमुना के साथ जब गंगा मिल जाएगी तो, ठीक है। अब ये हो गई मेन जितनी रिवर हो गई उनकी बात हो गई। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपको लग रहा है मतलब ग्लेशियर पिघल रहा है, मतलब एक स्टडी है ये कहते हैं कि हिमालय के जो ग्लेशियर या बर्फ हैं, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में जितने भी बर्फ के एरिया हैं उन हिमालय की बर्फ के पिघलने की रफ्तार जो है दुनिया के अदर जितने पार्ट में बर्फ है ना उनसे कहीं ज्यादा है। समझ रहे हैं आप, मतलब हिमालय का अगर आप कितना मानेंगे, जैसे दुनिया में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंक्रीज हो रहा है तो हिमालय का 1 डिग्री से कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए अंटार्कटिका का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ पिघलने की जो रेट मान लीजिए आप 1% की है, 1% पर ईयर के हिसाब से है, ठीक है। तो हिमालय का बर्फ जो पिघल रहा है वो लगभग या 1-1.5% हो सकता है, 2% होता है, मतलब 1% से ज्यादा है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हमारा टॉपिक आ रहा है इन्वायरमेंट में। अब हम घुस रहे हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा इन्वायरमेंट से, ठीक है। जो मेंस की राइटिंग करना चाहते हैं, है ना, तो आप दिमाग में बैठाइए कि उत्तराखंड में आपदा आई, ठीक है, उत्तराखंड में आपदा क्यों आ रही है, तो उसका एक रीजन हो गया इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे उसमें तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, नहीं अब इतनी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या टॉपिक आता है, हमने देख लिया उत्तराखंड में क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, उसका लोकेशन देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी पर्वत जिसकी ऊंचाई, नंदा देवी पर्वत इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है,
ठीक है, यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसका। लेकिन हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय उद्यान मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि फेमस है आपकी फ्लावर वैली के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है 1988 में, ठीक है, विश्व धरोहर है। उन्नीस सौ 88 में किया था, ठीक है। आपसे वनडे एग्जाम वाले जितने भी हैं तो इस ईयर को याद रख ले, ठीक है, प्लस यूनेस्को का भी नाम याद रख लें कि विश्व धरोहर कौन घोषित करता है, ठीक है। 1988 ईयर आप याद रखेंगे। एक और नाम याद रखेंगे आप, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, जो इसका पुराना नाम है, ठीक है। नंदा देवी का मैं लिख दूंगा पुराना नाम, ठीक है, इसका पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1982 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो आप इस नोट कर लेंगे, 1982 ईयर को नोट कर लेंगे वर्ल्ड एग्जाम वाले, ठीक है, कि संजय गांधी का नाम किस ईयर में चेंज करके नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ठीक है। ये आपके पेपर संबंधी कुछ बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट को लेके। इन्वायरमेंट को लेके मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, पेरिस कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, यूएनएफसीसी की, ये 2015 में हुई थी, ठीक है। अब मैं इस पेरिस कन्वेंशन का ही पर्टिकुलर नाम क्यों ले रहा हूं, दो रीजन है। पहला रीजन, पिछले साल अगर आप देखेंगे अमेजन में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ठीक है, नंदा देवी का ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन है, ठीक है। और पेरिस कन्वेंशन जो 2015 में हुआ था, पेरिस में, फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था, तो उसमें बात कही कि 2100 मतलब 2100 तक, वर्ष 2100 तक जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है हर साल या शताब्दी में, टेम्परेचर नापा जाता है कि कितना इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो हम पेरिस कन्वेंशन में लिखूंगा पेरिस सम्मेलन, इसको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। पहला रीजन मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है। पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, इसमें बात कही गई थी वर्ष 2100 में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने पाए। लेकिन हम इंसान एक बहुत ही नीच किस्म का प्राणी है, किसी चीज को मना किया जाएगा हम लोग करेंगे ही करेंगे। अभी क्या चल रहा है, अभी आज की जो डेट है 21 चल रहा है, हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री को पार कर चुके हैं। हम इन 20 सालों में तापमान का जहां 2 डिग्री सेल्सियस का है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ने पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले 2000 के टाइम पे था तापमान, एक एवरेज टाइम एग्जांपल लेके बात 23 डिग्री सेल्सियस, तो हम 2100 में सोच रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस तक ना होने पाए। इससे क्या होगा, हमारा पृथ्वी का विनाश की कगार पे पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, फैक्ट नहीं है ये। तो अब हम ऑलरेडी 2021 में 1.5 डिग्री बढ़ा चुके हैं, मतलब हमारे पास कितना, सिर्फ 79 ईयर्स है जिसमें हमको सिर्फ मेंटेन करना है डिग्री सेल्सियस। इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। जैसे हम लोग जिद से चल रहे हैं ना, 3-3.5 डिग्री बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, ये तो पहला रीजन हो गया, पेरिस का जिस हो गया। दूसरा रीजन मैं बताऊंगा, अभी हाल में अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, चुनाव के बाद जो बाइडेन सरकार ने ही तुरंत पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। करंट अफेयर बता रहा हूं आपको, ट्रंप सरकार ने पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए, जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई तुरंत ही उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारे मैंने आर्टिकल पढ़े, उसमें सिर्फ बात हो रही है उत्तराखंड में क्या कैसे हुआ। कोई ये बात नहीं कर रहा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। एक चीज मैं आपको यही सिखाऊंगा
कि अपनी सोच सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक में मत डालिए, उसके सराउंडिंग जितनी चीजें चल रही है ना उन सब में डालिए। जैसे मैं उत्तराखंड आपदा को बता दिया, केदारनाथ आपदा में जो 2013 में वो भी बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। दूसरा होगा कि अमेरिका का शामिल होना, अमेरिका शामिल किसमें, पेरिस एग्रीमेंट में। आप पेरिस एग्रीमेंट की डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसमें आराम से पढ़ सकते हो पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, चाहे वनडे एग्जाम वाले हो, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, आप इससे अलग टॉपिक भी ढूंढ सकते हैं, मतलब इससे अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़े चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप खुद का एनालिसिस नहीं कर सकते तो दूसरा का एनालिसिस क्या करोगे? चाहे आप कोई फैक्ट उठा लो, चाहे किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को उठा लो, आप दूसरों का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक डायरेक्शन में बहते चले जाओगे कि हाँ अगर ये बुरा है तो बुरा है। नहीं, कोई भी चीज 100% बुरी नहीं होती, कोई भी चीज 100% सच्चाई मतलब अच्छी नहीं होती है। वो उस पर कहीं ना कहीं अच्छाई भी होती है, हर बुरी चीज में कहीं ना कहीं अच्छाई भी होती है, और अच्छी चीज में कहीं ना कहीं बुराई होती है। तो आपको ये खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ये चीज धीरे धीरे इंप्रूव करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। तो मैं आपको 2 टॉपिक बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, पेरिस कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये ठीक है। अब मैं आपको जैसे बोला था कि मैं वीडियो के अंत में आपको से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला सा क्वेश्चन यही होगा कि मेंस वालों के हिसाब से अगर बात करता हूं, जो पीसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर उनके मेंस के हिसाब से तात्कालिक मुद्दों के आधार पर, एग्जाम्पल के तौर पे अमेजन में आग लगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी और उत्तराखंड का बस, 3 एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए पेरिस कन्वेंशन की तार्किकता पर अपने राय व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पेरिस कन्वेंशन की तार्किकता वाला तो ठीक हो गया, ये एक सिंपल सा होगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इसमें आपको कुछ चीजें, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको लेके इसको आंसर राइटिंग करेंगे। तो अगर कहा जाता है 150 शब्द हैं, है ना, तो आपको जो इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो आपका मुश्किल 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने डेटा डालना है, अपना फैक्ट चीजें डालनी है। तो आप इंट्रो में पूरा एकदम आप भावनाओं में बह के पूरा अपना पहला चीज अच्छा बनाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 लाइन बताएंगे आप उसमें, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे मेन टॉपिक पे आना, जो क्वेश्चन है उसी के साथ उसको ब्रेक कीजिए। क्वेश्चन को पहले क्या बताना है आपको, है ना, जैसे मैंने बोला कि तात्कालिक मुद्दों के आधार पे, है ना, तो तात्कालिक मुद्दों में आप जो चीजें हैं, अमेजन में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ठीक है, ये ग्लेशियर बस्ट हुआ, आप उसको थोड़ा सा मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पेरिस कन्वेंशन की बात हो रही है तो आप पेरिस कन्वेंशन की बातें करेंगे और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे, अपनी राय व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया अपनी राय व्यक्त करें, ठीक है। तो अपनी राय किस वे में है, आप चाहे पॉजिटिव राय रखते हैं तो पॉजिटिव राय रखिए, अगर आप नेगेटिव रखते हैं नेगेटिव रखिए। नेगेटिव में क्या होता है कि आपको थोड़ा मार्किंग 1 नंबर कम होगी, लेकिन आपका कंटेंट सही है, ठीक है, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि उत्तराखंड में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसका भूतपूर्व नाम क्या है, इसका नाम कब चेंज किया गया, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके पावर प्रोजेक्ट के नाम आप खुद, ये आपको होमवर्क में कह सकता हूं कि आपका होमवर्क होगा। इसमें जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, धौली गंगा, ऋषि गंगा, है ना, और गंगा के साथ और जितने भी गंगा की सहायक नदियां हैं, आप इनको याद रख लेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहां पे क्या रखना है, गंगा को ध्यान रखना है और पेरिस कन्वेंशन को ध्यान रखना है, क्योंकि गंगा क्लीन गंगा प्रोग्राम भी चल रहा है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। प्लस आपका पेरिस कन्वेंशन में अमेरिका की सरकार भी अभी शामिल हुई है। तो ये सब चीजें आपको, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, उत्तराखंड में से ये आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच कुछ मतभेद चल रहा है, और उत्तराखंड आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये चीज होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।